हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2026 प्रैक्टिस सेट, आज का विषय है बाल मनोविज्ञान और शिक्षण यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न देखने से पहले इसमें निर्देश देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर आप लोग चुनिएगा। कुल 20 प्रश्नों को लिया गया आज के इस प्रैक्टिस सेट में, और वीडियो के अंत में उत्तर कुंजी दी गई है, उससे आप लोग मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि बाल विकास मुख्य रूप से किस आयु वर्ग का अध्ययन करता है। 0 से 6 वर्ष, 0 से 12 वर्ष, 0 से 18 वर्ष या फिर जन्म से मृत्यु तक। तो बाल विकास मुख्य रूप से किस आयु तक का अध्ययन करता है, अर्थात बाल विकास के अंतर्गत किस आयु सीमा तक के बच्चों का या फिर किस आयु वर्ग का अध्ययन कराया जाता है या किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं अब हम लोग। पियाजे के अनुसार 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है संवेदी गतिक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा इसमें दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है, पियाजे के अनुसार। इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। ऑप्शन ए इसमें दिया है प्रश्न नंबर तीसरे का केवल याद करना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करना, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है शिक्षण का परिणाम। तो एक सर्वश्रेष्ठ या फिर एक उचित अधिगम का क्या अर्थ होता है, एक अस्थायी अधिगम का क्या तात्पर्य होता है अस्थायी अधिगम से। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर तीसरा। अब चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न इसमें है कि इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन ए दिया है इसमें पियाजे, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कोहलबर्ग, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है वाइगोत्स्की, और प्रश्न नंबर चौथे का चौथा ऑप्शन इसमें दिया है ब्रूनर। तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे अच्छा तब होता है जब बच्चा अकेले सीखता है, शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, जेडपीडी के भीतर सहायता मिलती है, रटने पर बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे अच्छा अधिगम तब होता है जब, ऑप्शन पहला इसमें दिया है कि बच्चा जब अकेले सीखता है तब होता है, या फिर ऑप्शन बी इसमें दिया है कि शिक्षक केवल व्याख्यान देता है तब एक अच्छा अधिगम माना जाता है, सी ऑप्शन इसमें दिया है जेडपीडी के भीतर सहायता मिलती है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर पाँचवा। अब छठवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठवां दिया है इसमें कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, या फिर समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें छठे प्रश्न का ऑप्शन ए इसमें दिया है कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना होता है, या फिर केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना होता है, सी ऑप्शन इसमें दिया है कि सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना होता है, और डी ऑप्शन इसमें दिया है कि अलग अलग विद्यालय बनाना होता है। तो सामाजिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। तो प्रश्न नंबर छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सी-टेट लेवल का आज का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न नंबर सातवां कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर सातवें का ऑप्शन ए दिया है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन दिया है बीने, सी ऑप्शन दिया है इसमें स्किनर, और डी ऑप्शन इसमें दिया है गिलफोर्ड। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है प्रश्न नंबर सातवें में। इन चार ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही लगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उनका सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर भावनात्मक विकास। प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन ए दिया है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है नैतिक विकास, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें संज्ञानात्मक विकास, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है भावनात्मक विकास। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 8।
अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है। 9वें प्रश्न का ऑप्शन पहला इसमें दिया है कि परिपक्वता, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है सहपाठी समूह और चौथा इसमें बुद्धि है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक इसमें कौन सा है। परिपक्वता है कि अभिप्रेरणा है कि सहपाठी समूह है या फिर बुद्धि है। तो ये जो रहा प्रश्न नंबर 9। अब हम लोग 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन ए दिया है इसमें व्याख्यान विधि, दूसरा दिया है इसमें कि रटने की विधि, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है परियोजना विधि, चौथा इसमें दिया है नोट्स लिखवाना। तो एक बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण इसमें से क्या होगा। कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षण को प्रभावित करती है या फिर बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत आती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि के अंतर्गत है बहुबुद्धि, एक कारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि, बहुबुद्धि। तो इसमें पूछा है 11वां प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए दिया है इसमें गार्डनर, बी ऑप्शन इसमें दिया है स्पीयरमैन, सी ऑप्शन इसमें दिया है वीने और डी ऑप्शन इसमें दिया है टर्मन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये तो रहा प्रश्न नंबर 11। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 इसमें है कि सीखने में सबसे अधिक प्रभावी प्रेरणा होती है। सीखने में सबसे अधिक प्रभावी प्रेरणा होती है, बाह्य होती है, आंतरिक होती है, नकारात्मक होती है या फिर दंडात्मक होती है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, इसको एक बार और दोहरा लेते हैं कि सीखने में सबसे अधिक प्रभावी प्रेरणा क्या होती है। इसमें बाह्य होती है। सीखने में सबसे अधिक प्रभावी प्रेरणा क्या होती है, बाह्य होती है या फिर आंतरिक होती है या फिर नकारात्मक होती है या दंडात्मक होती है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 है अधिगम अक्षमता है। अधिगम अक्षमता है। ऑप्शन 13 का प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए दिया है इसमें मानसिक रोग, दूसरा है बुद्धि की कमी, तीसरा है विशिष्ट अधिगम समस्या और चौथा इसमें है भावनात्मक विकार। तो अधिगम अक्षमता इसमें से क्या है, मानसिक रोग है या फिर बुद्धि की कमी होना अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है या फिर विशिष्ट अधिगम समस्या या फिर भावनात्मक विकार। तो अधिगम अक्षमता का एक वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड किया गया है, इसमें है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कुल 10 अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम विकार उसको कह लेते हैं, इसमें दिया गया है, तो आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कक्षा में विविधता का अर्थ होता है या फिर कक्षा में विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए इसमें दिया है कि सभी बच्चे समान होते हैं या फिर समान हो, केवल भाषा में अंतर, पृष्ठभूमि व क्षमताओं में अंतर, केवल आर्थिक अंतर। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि कक्षा में विविधता का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए इसमें दिया है कि सभी बच्चे समान हो, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है केवल भाषा में अंतर, पृष्ठभूमि व क्षमताओं में अंतर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि आर्थिक अंतर। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसमें दिया है प्रश्न नंबर 15 का। ऑप्शन ए है पावलाव, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन इसमें है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन इसमें दिया है कोहलर। तो किसके द्वारा ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया गया था। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पावलाव ने दिया था ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, या फिर स्किनर ने दिया था, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया, कि कोहलर ने दिया था। तो ये तो है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान शिक्षक देता है, पुस्तकों में होता है, विद्यार्थी स्वयं निर्माण करता है या फिर जन्मजात होता है। तो प्रश्न नंबर 16 का रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान, ऑप्शन ए इसमें दिया है शिक्षक देता है, बी ऑप्शन है पुस्तक में होता है, सी ऑप्शन है विद्यार्थी स्वयं निर्माण करता है और डी ऑप्शन इसमें दिया है जन्मजात होता है।
तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 16। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 17 इसमें दिया है कि ADHD से ग्रसित बच्चे में मुख्य समस्या होती है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए इसमें दिया है कि सुनने में, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि देखने में, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है ध्यान में और चौथा ऑप्शन दिया है बोलने में। तो ADHD से अगर बच्चा ग्रसित है तो उसको किस प्रकार की समस्या होती है? क्या वो सुन नहीं पाता या फिर देख नहीं पाता है, या फिर उसका ध्यान में समस्या होती है, ध्यान लगाने में समस्या होती है, किसी चीज़ पे ध्यान लगाने में समस्या होती है ADHD से ग्रसित बच्चे में, या फिर उसको बोलने में समस्या होती है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करिए। प्रश्न नंबर 18 इसमें दिया है कि मूल्यांकन का निर्माणात्मक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 18 है कि मूल्यांकन का निर्माणात्मक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए इसमें दिया है कि अंतिम परिणाम, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि वर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि सीखने में सुधार और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है प्रमोशन। तो मूल्यांकन निर्माणात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 18। अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 19 इसमें दिया है कि बालकों में नैतिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। बालकों में नैतिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए इसमें दिया है विद्यालय से, परिवार से, मीडिया से या फिर खेल से। तो बालक के अंतर्गत अगर नैतिक विकास की बात करें तो उसका नैतिक विकास सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? विद्यालय से, परिवार से, मीडिया से या फिर खेल से। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19 ये क्या है, प्रैक्टिस सेट जो भी होता है, चाहे वो मेरे चैनल पर हो चाहे किसी भी चैनल पर मिले, आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली हल किया करिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 19। अब लोग प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है ये। आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रश्नों को लिया गया था। प्रश्न नंबर 20 इसमें है कि अधिगम को अस्थायी बनाने में सहायक होता है या फिर अधिगम को अस्थायी बनाने में सहायक है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए इसमें दिया है कि दंड, बी ऑप्शन इसमें दिया है पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन इसमें दिया है भय और डी ऑप्शन इसमें दिया है दबाव। तो अगर अधिगम को अस्थायी बनाना है तो इसमें सहायक क्या होगा? सबसे पहले आप लोग प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में अगर रहेगा, आदत में आ जाएगा, तो फिर मुख्य परीक्षा या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग बैठेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को एक बार ना समझ में आए, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, लेकिन आप लोग प्रश्न को अच्छे से हल करिएगा। तो ये तो रहा, कुल 20 प्रश्नों को हम लोग हल किए आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो अब हम लोग उत्तर कुंजी को देख लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, छठे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, नौवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 11वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है और 15 प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 16वें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है और 17वें का भी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 19वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है और 20वें प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही है। तो ये तो रहा कुल आज के इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्नों को हल किए और उत्तर कुंजी में कुल 20 प्रश्नों का उत्तर कुंजी भी देख लिए कि कौन से प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो रहा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।